बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है बैठक और मैं हूं जफर इकबाल। आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में कॉरपोरेट फार्मिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो चंद चीज़ें जो है मैं इसके हवाले से अर्ज करूंगा कि कॉरपोरेट फार्मिंग है क्या। बेसिकली कॉरपोरेट फार्मिंग वही एक तरीकाकार है जिसको आप कमर्शलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। कि आपने 60 की दिहाई में जो सब्ज इनकलाब की बात की जाती है तो उस दौर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में की गई पाकिस्तान में। और उस वक्त ये खाद का इस्तेमाल शुरू हुआ या एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन पे काम शुरू किया गया। और उसमें भी हमारे जो सबसे बड़े सपोर्टर थे वो यूएसएड वाले थे या अमेरिकन थे कि जिन्होंने यूनिवर्सिटियों में भी इन्वेस्ट किया और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इन्वेस्ट किया। और उस वक्त से लेकर आज तक वर्ल्ड बैंक हो, एशिया बैंक हो, कोई बैंक हो, ये सारे बैंक्स जो हैं या दूसरी फंडिंग एजेंसीज जो हैं, जो डोनर्स हैं, वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट करती आई हैं। कॉरपोरेट फार्मिंग बेसिकली वही चीज है कि जिसके पास सरमाया है, जिसपे के पास कुव्वत खरीद है, कि वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन इनपुट्स के साथ अगर पर एकड़ उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो बढ़ा सकता है या पर एनिमल उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, तो वो वही बंदा है जिसके पास ये माली हैसियत मौजूद है कि वो हर चीज टेक्नोलॉजी भी खरीद सकता है, इनपुट्स भी खरीद सकता है। तो हुआ ये कि जितनी भी ये कंपनियां मल्टीनेशनल फर्म्स आपके सामने आती हैं, कॉर्टिवा है, एडीएम है, बायर है, या इस तरह की और भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही हैं। और उन ममालिक में इनके पास लाखों एकड़ अराजी है जिन पे ये कॉर्पोरेट फार्मिंग करती हैं। और वहाँ की जो अगर आम जिम्मेदार, जो कि एक हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में किसी में भी हो, तो अगर उसकी पैदावार फॉर एग्जांपल उसका अगर लगाया जाए, फर्क का अंदाजा किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो वो मेरा ख्याल है 1.5-2 गुना कम से कम, लेकिन वो 10-12 गुना तक भी कॉर्पोरेट फार्मिंग वाले जो करते हैं उनसे कुछ ज्यादा फी एकड़ प्रोडक्टिविटी या फी जानवर जो है प्रोडक्टिविटी देते हैं। और उसकी वाहिद वजह यही है कि वो एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेस इस काम में आते हैं, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया उन्होंने। और उसके बाद उनके जितने भी इसकी वैल्यू चेन है, इसकी प्रोडक्शन से लेके, इसकी प्रोसेसिंग से लेके और आगे जितना भी उसकी मार्केटिंग तक जो है वो उनके ग्रुपों के हाथ में है। और इस वक्त जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लीडिंग, जो कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, वो उनमें से चाइना, अमेरिका, रशिया, इवन ब्राजील भी, और टर्की में भी अच्छी एग्रीकल्चर है। तो इन इलाकों में कॉर्पोरेट फार्मिंग मौजूद है। अब हम लकीर के फकीर हैं, बदकिस्मती है हमारी कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग को समझने की बजाय, हम अपने आप को उसके मुताबिक तैयार करने की बजाय हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की मुखालफत करते हैं। करते क्यों हैं, और उसकी वजह भी मैं अर्ज करता हूं आपको कि चूंकि ये मल्टी बिलियन सेक्टर है कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 10-15-20 स्टॉक भी कंपनीज होती हैं जो कि इन्वेस्ट करती हैं, उनके कंसोर्शियम बनते हैं और वो उसी पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने की सामने आपकी मिसाल नजर आती है कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करें तो आप किसी भी डेवलप कंट्रीज में जाएं तो बड़े बड़े स्टोर्स मौजूद हैं। शायद आपको नजर आता होगा कि इस इलाके की पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि हर 2-3-4 किलोमीटर के बाद एक बड़ा ह्यूज स्टोर होता है जिसमें कि वेजिटेबल्स या उसमें फ्रूट्स या इस तरह की एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स जो है रिलेटेड, वो सारे उसमें मौजूद हैं। वो उनके बिकते हैं, उनके नहीं बिकते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट होती है नहीं होती है, लेकिन ये डेफिनेट है कि वो एक्सेस में है लोगों की, जो भी उनके इर्द गिर्द आबादियां हैं उनके एक्सेस में है। और आप स्टार्ट लें कि इनकी प्रोडक्शन से अगर शुरू करें कि सोइंग कल्टीवेशन, एक छोटा 5 एकड़ का जिम्मेदार जो है वो
1 एकड़ 2 एकड़ के लिए क्या मशीनरी इस्तेमाल करेगा, या उसके लिए जो लार्ज स्केल इनपुट्स हैं वो कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा। जब मल्टी नेशनल्स आती हैं तो वो सीड भी खुद बनाती हैं, वो उसके लिए पानी का बंदोबस्त भी खुद करती हैं, उसके लिए एग्रीकल्चर मशीनरी भी उनकी अपनी कंपनियां होती हैं, उनके फर्टिलाइजर के जो अपने बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होते हैं, वही लोग होते हैं। और जब वहां से प्रोड्यूस आती है तो वो भी लार्ज स्केल पे, चूंकि मशीनरी मौजूद है, उनकी हार्वेस्टिंग लॉसेस जो वो नहीं होते हैं जो कि एक छोटे जिम्मेदार के हैं। तो जब ये सारी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद फूड फैक्ट्रीज में आ जाए उसकी प्रोसेसिंग में, कि उन्होंने मार्केट सर्वे करके जो उनका कंज्यूमर लेवल पे उनकी सेल्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग को सामने रखते हुए उनमें वैल्यू ऐड करके तो वो आगे उसको बढ़ाते हैं। फिर उसकी स्टोरेज का जो है वो उनका बंदोबस्त होता है कि वो अगर उनको स्टोरेज भी करनी पड़े 1 साल 2 साल तो वो कर लेते हैं और उसमें उसका नुकसान नहीं होता है। बाकी उन्होंने पैरामीटर्स रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो जो पब्लिक हेल्थ के हवाले से अगर मीट है तो उसमें कोई जो मेडिसिन हैं वो किस लेवल तक जो है वो टॉलरेट की जा सकती हैं और वो परमिसेबल है। इसी तरह आपके जो पेस्टिसाइड है उस हवाले से भी वो आप देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनमें पेस्टिसाइड में उनके जो लेवल्स हैं वो क्या है जो कि कंज्यूमर को अफेक्ट नहीं करें, अगर करें भी तो वो मिनिमम करें। एक चीज तो तय है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जाहिर है कि वो बड़ी हेल्दी चीज है, वो बेहतर चीज है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही रहें तो ये जितनी पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है और हर मुल्क में बढ़ रही है, तो वो हम फूड सिक्योरिटी के चैलेंज इसी तरह वजह से आ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो कॉरपोरेट एग्रीकल्चर वाले हैं ये डेफिनेटली इनकी खिदमात बहुत है। लेकिन अब खतरा क्या है कि हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें स्टार्ट ही इस बात से होता है कि ये अगर आ गए तो हमें ये हो जाएगा। देखें, बड़ी वाज़ेह बात है, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक ये कि हम जो हमारे मुल्क के शहरी हैं वो इतना ग्रो कर चुके हों, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी हो, वो इतने मल्टी मिलियनर्स हों कि वो इन्वेस्ट करें। जब वो इन्वेस्ट करेंगे फेथ को छोड़कर भी, हम कहते हैं ना कि जी फलां फलां है फलां फलां है, इन शिकायत से हमें निकलना चाहिए। कोई कोई भी है, वो किसी भी फेथ से मुतल्लक हो, कारोबारी कारोबारी है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो उसमें कारोबार कमाएगा। अब वो उसमें कारोबार करके उस कमाएगा, उसमें नफा कमाएगा। अब बेसिकली तो अगेन इट कम्स बैक कि जितनी सियासत है, जितनी इस तरह के जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं जो कारोबार करते हैं, अगर उनमें ह्यूमैनिटी है तो दे आर एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर वो ह्यूमैनिटी नहीं भी है तो वो अपनी मर्जी का वो बेचेंगे अपने। एक सेट प्रॉफिट है कि ये 5% प्रॉफिट ले लें, 10% प्रॉफिट ले लें, लेकिन ये कंपटीशन की दुनिया है। इसमें जब आप कंपटीशन में आते हैं तो आपकी प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करती हैं, आपकी सप्लाईज क्या है, आपकी डिमांड क्या है, वो फ्लक्चुएट करती हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में क्या बेसिकली कारपोरेट एग्रीकल्चर वाले पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से प्रोड्यूस लेते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, फिर स्टोरों पे ला के बेचते हैं। दे अल्टीमेटली दे मेक प्रॉफिट्स। हम ऐसा छोटे मुल्कों में इसलिए नहीं कर सकते हैं या कर रहे हैं कि हमारे जो 10 एकड़ या 12 एकड़ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं वो जितना खर्चा वो करते हैं, हमारी इतनी इंडिविजुअल जो फार्मर है वो अफोर्ड ही नहीं करता है कि वो इतना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। फिर उसके बाद उसके जो आगे वैल्यू चेन है उसने आगे बेचना ही बेचना है किसी और को वो मटेरियल, वो आड़ती के पास जाएगा, कुछ पैसे वो भी अपने उसमें से कमा लेगा। उसके बाद आगे आप पढ़ते जाएं तो उसकी वल्नरेबिलिटीज हैं, उसके पास स्टोरेज की कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी इतनी परचेजिंग पावर या होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो अपनी कमोडिटी को किसी वक्त वो स्टोर कर सके, या उसमें वो इस तरह का कोल्ड स्टोरेज में रख ले कि उसको संभाल सके। अब उसका हल क्या है? उसका हल मैं तो ये तजवीज करता हूँ, मेरी मेरी जाती राय है, या दुनिया में कई जगह पे इस तरह के निज़ाम मौजूद भी होंगे, एक तो हाइब्रिड कॉर्पोरेट आप कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान में ज़राई तरक्याती बैंक है,
वो गवर्नमेंट ये अप्रूव नहीं करे कि जी ये गंदम आ गई है या आने वाली है, या इसके 2-4 दिन पहले काश्त से जी हमने इसको 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये मन ले लेना है। तो ये जब आती है तो उस वक्त हालात बदले होते हैं, जिम्मेदार वो उसी कमिटमेंट पे खुश रहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने कह दी है कि जी हम खरीद रहे हैं। तो इतनी भरपूर मेहनत से वो सारे इनपुट लगा के अपने घर के जेवर बेच के वो गरीब किसान जो है वो मेहनत करके उसको प्रोडक्शन लेके आता है, तो आगे खरीदने वाला नहीं बनता है। तो ये ब्लैकमेलिंग होती है गवर्नमेंट के अंदर मौजूद उन एजेंट्स की, जो कि मैं समझता हूँ कि उनको मौत याद नहीं, उनको खुदा याद नहीं। गवर्नमेंट को इस कोई भी गवर्नमेंट हो उसको इस पॉलिसी पे आना चाहिए कि अपने बैंक्स के थ्रू कमीशन रिसर्च करवाएं, इन्वेस्टमेंट पहले करें। जो कम्युनिटी खरीदनी है ना वो कम्युनिटी पहले खरीद लें उससे, कि आप कोटेशन दें कि ये अभी कॉटन की फसल आने वाली है, कि जी हमें फॉर एग्जांपल 1 करोड़ टन कपास चाहिए हमें। हाँ जी, जो बिडर्स हैं वो आ जाएं, और वो बिडर्स जो है मिनिमम बिडर्स जो है वो दो एक दो दो मुरब्बे का हो, फॉर एग्जांपल वो 2 मुरब्बे में वो सब बिडिंग वाले आ जाएंगे, छोटे 5-6 एकड़ वाले। आप इस तरह की कोई तय करके कोई प्राइस जो है कि जी हम आपसे जो 10,000 रुपये जो है ना वो एक मन का कपास लेंगे, या 20,000 की लेंगे, या 5,000 की लेंगे, वो उसकी प्रोड्यूस, हाँ जी आप कितनी प्रोवाइड करेंगे जी, वो बैंक में जाके एग्रीमेंट साइन करे, सेटलमेंट साइन करे जी मैं जी 200 मन दूंगा, मैं 1,000 मन दूंगा। वो उसके हिसाब से उसी वक्त उसको पैसे बिफोर कल्टीवेशन दे दें, कॉटन की सोइंग से पहले, या शुगर केन कमाद जो है इसकी सोइंग से पहले उसको पैसे दे दे कि जी ये पैसे ले लो और ये टारगेट है तुम्हारा और ये तुम्हें करना है। और साथ ही बैंक्स जो है उसकी इंश्योरेंस कर लें, उसकी इंश्योरेंस करें कि अगर इसने नहीं दिया तो फलां जो लोग हैं वो देंगे इसको। अब वो इंश्योरेंस पार्टियां भी वहां मौजूद हैं। जब ये बड़े बड़े इंश्योरेंस के ग्रुप उसके अंदर आ जाएंगे ना, तो फिर ये उसकी कीमत गिरने नहीं देंगे, उसका किसान का दिवालिया नहीं होने देंगे। इसलिए कि अगर किसान का दिवालिया हुआ तो उसके अल्टीमेटली जो उसका नुकसान है वो इंश्योरेंस पे करने का वो उसको होगा। तो ये एक तरीका है जिसपे कि मेरा ख्याल है कि तवज्जो दी जानी चाहिए। और ये आप है कि प्री सोइंग आप एक टारगेट्स देते हैं कि जी मैं, बैंक वाले अनाउंस कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर की ये पॉलिसी है कि 2025 में ये फसल काश्त होगी तो उसका ये रेट है। जो किसान जिसमें जो उसकी लैंड सपोर्ट कर रही है कि शुगर केन वाली है, कॉटन बेल्ट है, व्हीट बेल्ट है, राइस बेल्ट है, सोयाबीन है, क्या है, तो उस हिसाब से वो अपने काश्त करके तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल हाथों हाथ पैसे उसको पहले मिल चुके होंगे। सिंपली ही और शी हैज टू फुलफिल हिज कमिटमेंट कि वो जाके आप बैंक में उसने पैसे जी ये मैंने पैसे आपसे लिए इसलिए ये प्रोड्यूस आपको मैं दे रहा हूँ, तो वो प्रोड्यूस उसको जमा कराए उसके, बल्कि वहां वो नहीं जाए, वो जिसने पैसे दिए होंगे ना वो खुद ही आके उठा लेगा। अब ये पूरी दुनिया में इसी तरह का कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कल्चर देता हूँ, यहाँ की एग्जाम्पल कनाडा की जहाँ मैं बैठा हूँ। यहाँ आपका घर पूरा इंश्योर्ड है, अगर इसकी टूट फूट होती है तो उसका जिम्मेदार इंश्योरेंस कंपनी है। आपकी गाड़ी जिस दिन लेते हैं वो इंश्योर्ड है, और किसी को डर नहीं है कि चोर ले जाएगा तो ले जाए। कोई एक्सीडेंट होता है तो खुदा न खास्ता हो जाए, एक्सीडेंट होता है तो वो ड्राइवर्स का लाइसेंस जो है ना तो वो उसको मुअत्तल कर सकते हैं या उसके ऊपर जो डीमेरिट्स लगा देंगे, ताकि ये। और यहाँ इस तरह की कल्चर में गाड़ी अगर 15 दिन नहीं हो ना तो बंदा परेशान हो जाता है कि ये अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो मेरी तो हर चीज खत्म हो जाएगी। ये इतने इंपॉर्टेंट है लाइसेंस। इसी तरह अगर आप चोरी हो जाती है तो आपका इंश्योरेंस करने वाला जो है ना वो आपको वो चोरी की वो उसकी गाड़ी के पैसे दे देगा। अब ये जितने इंश्योरेंस वाले हैं, जितने बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, आप उनको नेगेटिव लैंग्वेज में मगरमच्छ कह लें, ये सारे बड़े लोग जो है ना यही तो गवर्नमेंट बनाते हैं, ये सियासत में यही तो इन्वेस्ट करते हैं, इन्हीं की गवर्नमेंट आती है। जब वो इंश्योरेंस वाले को पता होगा ना कि जी मेरी इंश्योरेंस कंपनी तो बिल्कुल दिवालिया हो जाएगी अगर ये गाड़ियां इसी तरह चोरी होना शुरू हो गई, तो वो गवर्नमेंट से ऐसी पॉलिसी बनवाएगा कि वो कभी चोरी होने ही नहीं देगा वहां।
اگر ہوگی تو وہ بھی افورڈیبل مہنگے میں اتنے تک میں کر سکتا ہوں، تو کچھ جرائم ایلیمینیٹ نہیں ہوتے ہیں، جرائم جو کم ہو سکتے ہیں ان میں ریڈکشن ہو سکتی ہے۔ تو آج کا جو میرا ویلاگ تھا وہ پیورلی اسی پہ تھا، اس پر سوچیں، میرا خیال ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی درد دل رکھتا، کوئی ویژن رکھتا تو اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ارسطو کا مشورہ نہیں ہے، یہ عام دیہاتی کا، کسان کا، جو کہ ان ٹچ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، ان کے دلوں کی فیلنگز جو ہیں وہ محسوس کرتا ہے، تو یہ اس کا ایک مشورہ ہے، اس پہ غور فرمائیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسان کو پہلے اس کی کموڈٹی کی پرائس ادا کر دیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ کہ پاکستان کے لوگ اتنے محنتی ہیں، جس چیز کے ٹارگٹ کے پیچھے یہ پڑ جائیں نا، وہ ٹارگٹ تو یہ ہر صورت اچیو کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثال آپ کی آرم فورسز کی ہیں، آپ نے انڈیجنس ٹیکنالوجی باہر سے منگوائی، کچھ جیسے بھی منگوائی، یو آر این اٹامک پاور۔ آپ کے پاس یہ جو تھنڈر طیارے ہیں، وہ کولیبوریٹو ورک ہے یا اپنا کام ہے، ٹیکنالوجی آپ کے ملک میں وہاں پروڈکشن ہو رہی ہے۔ آپ کی میزل ٹیکنالوجی جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ جہاں سے بھی آئی ہے اس کو فارگٹ کریں، لیکن کہاں تک جا رہی ہے؟ تو ہم اس طرح کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم جتنا پیسہ امپورٹس پہ، ایگریکلچر انپوٹس پہ خرچ کرتے ہیں، اگر یہ ٹارگٹ دے دیں کہ کوئی گروپ یہ ٹیکنالوجی سیڈ امپورٹ نہیں کرنا ہے بھائی، 2030 میں ہم نے اپنا یہ سیڈ بنا کے لانا ہے، ہم نے اپنا یہ فرٹیلائزر لانا ہے، جتنے بھی ایگریکلچر انپوٹس ہم امپورٹ کر رہی ہیں، جتنی بھی مشینری ہے، دماغ کی کمی بالکل پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ انٹیلیجنٹ ہیں، وہ ہارڈ ورکنگ ہیں، انفارچونیٹلی ود دی پیسج آف ٹائم کمپلیننٹ حالات نے ان کو بنا دیا ہے۔ وہ ہر وقت اسی بات پہ الجھے رہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ آپ ان کو یہ سہولیات میسر کریں ایک ایک سیکٹر کر کے، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ کس طرح تیزی سے واپس اسی ترقی کے راستے پہ آتا ہے جو اس سے توقع کی جاتی ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔